जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स जी। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं अपना जी लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है। हम लोगों ने डोब्राइनर ट्राइएड्स के बारे में बड़ा डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया था, तो अब इंशाल्लाह ताला लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेव्स और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो काइंडली ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियोस मिल जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूलैंड ऑक्टिव, ऑक्टिव का मतलब होता है 8। केमिस्ट्री के अंदर ऑक्टिव को कहते हैं 8 यानी 8। और न्यूलैंड वो साइंटिस्ट था जिसने जो है ना एक लॉ पेश किया था जिसे ऑक्टिव लॉ कहते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उसके बारे में ना थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले उसने ये न्यूलैंड था, उसने सबसे पहले एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप के अंदर उसने 8 एलिमेंट्स लिए, 1 2 3 सारे 8 एलिमेंट्स लिए और हर एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को तरतीब से लिखा। यानी जिसके एटॉमिक मास कम था उसको पहले, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको बाद में, फिर उससे ज़्यादा वाले उससे बाद में। यानी इस तरह इंक्रीज़ किया एटॉमिक नंबर को। जिस तरह एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ हो रहा था इसी तरतीब से एलिमेंट्स को लिख लिया। ये मैंने एलिमेंट्स अपने पास से फ़र्ज़ कर लिए कि ये एलिमेंट्स हैं और ये उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस हैं। और इस तरह उसने 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसको उसने ऑक्टिव ग्रुप का नाम दे दिया। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर उसने ये कहा कि ये जो पहला एलिमेंट था ना, जो इसकी खसूसियात थी वही खसूसियात इस ग्रुप के 8वें एलिमेंट की थी। मतलब कि जो पहले एलिमेंट की खसूसियात थी वही 8वें एलिमेंट की खसूसियात थी। इस पूरे ग्रुप के अंदर 8 एलिमेंट थे। जो पहले एलिमेंट था उसके अंदर जो जो खूबियाँ थी, जो जो खसूसियात थी, वही खसूसियात इस ग्रुप के 8वें एलिमेंट की थी। इसी तरह उसने बहुत से ग्रुप बनाए और यही बात की उसने बार बार कि जो पहले एलिमेंट की खसूसियात हैं वही आखिरी। फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट है वो पानी में हल हो जाता है, तो फिर इट मीन्स उसने ये कहा कि ये जो 8वां एलिमेंट है इस ग्रुप का, ठीक है, जिसे ऑक्टिव ग्रुप कहते हैं, वो भी पानी में हल हो जाता है। फॉर एग्जांपल उसने ये कहा जी इसको आग नहीं लगती, तो फिर इट मीन्स कि इस ग्रुप का जो 8वां एलिमेंट है उसको भी आग नहीं लगती। तो इस तरह से उसने ये कहा कि सेम प्रॉपर्टी है, जो पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, जो पहले एलिमेंट की खसूसियात है, वही इस ग्रुप के 8वें एलिमेंट की खसूसियत होगी। और यही उसने अपने लॉ में बयान किया था। तो अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू होगा इंग्लिश मीडियम वालों का कि न्यूलैंड पुट फॉरवर्ड हिज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टिव्स। उसने अपनी जो ऑब्जर्वेशन दी, अपने जो मुशाहिदात थे, उसने लॉ ऑफ ऑक्टिव्स की शक्ल में पेश किए, कानून की शक्ल में पेश किया। ही नोटेड, उसने ये नोटेड किया कि डैट देयर वाज अ रेपिटिशन। उसने कहा रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है? केमिकल प्रॉपर्टीज़, खसूसियात रिपीट हो रही हैं ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, हर 8वां एलिमेंट, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है। इफ़ दे वर अरेंज, अगर हम लोग उन एलिमेंट्स को अरेंज करें बाय देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, जिस तरतीब से उनके एटॉमिक मासेस इंक्रीज हो रहे हैं इसी तरह हम लोगों ने एलिमेंट्स को अरेंज कर देना है। ठीक हो गया यहाँ तक। यहाँ पे आपसे वो पूछ सकता है कि न्यूलैंड ऑक्टिव्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ से भी कर सकते हो, इन 1864 ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड पुट, यहाँ से भी आप कर सकते हो तो बेस्ट है। इसके अंदर उसने यही कहा है कि उसने ये कहा है कि सबसे पहले कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होती हैं हर 8वें एलिमेंट पे। हर 8वें एलिमेंट का मतलब यही कि जो पहले एलिमेंट की खसूसियत है वही 8वें की है। उसके बाद उसने यहाँ पे ये बात की है कि उनको अगर हम लोग अरेंज कर दें एटॉमिक मासेस की बुनियाद पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बुनियाद, तब ये रूल लगेगा। यानी जिसका पहला कम होगा एटॉमिक मासेस वो पहले नंबर पे, जिसका ज़्यादा होगा दूसरे पे, इस तरह ऑनवर्ड इसने लिख देना है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। देखें इसके बाद मेंडलीव आया। मेंडलीव ने तब तक, देखें अब तक दुनिया में 118 एलिमेंट्स है, यानी 118 एलिमेंट्स अब तक दुनिया में ना डिस्कवर हो चुके हैं, दरियाफ्त हो चुके हैं। जब मेंडलीव आया था, ठीक है, तो तब दुनिया के अंदर सिर्फ 63 एलिमेंट्स थे जो इसने डिस्कवर किए थे। इसने क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स को, ये मैं इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता देता हूँ कि मेंडलीव ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनको तरतीब से लिखा और एक टेबल बना दिया। टोटल 63 एलिमेंट्स थे। उन्होंने क्या किया, मेंडलीव ने सबको तरतीब से लिख लिया और इसी तरतीब से लिखा, जिसका एटॉमिक मास कम था उसको पहले पे, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको दूसरे पे, जिसका एटॉमिक मास उससे ज़्यादा था उसको तीसरे पे। इस तरह ऑनवर्ड उसने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को तरतीब में लिख लिया। तो टोटल जो है वो 63 एलिमेंट्स थे, जो कि यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं बनाया, वैसे बस आपको समझाने के लिए बता दिया।
उसने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको पीरियड की शक्ल में लिखा। देखें ये पीरियड की शक्ल होती है, कतार की शक्ल में, कतारों की शक्ल में। फिर बाद में उसने ये कहा कि वो एलिमेंट्स जिनकी खसूसियात एक जैसी हैं वो एक ग्रुप में आ जाएंगे खुद ही। सबसे पहले उसने पीरियड्स में तरतीब दे दिया, यानी इस तरह से, इस तरतीब से वो चला है, इस तरतीब से नहीं, इस तरतीब से चला है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बाद में उसने ये कहा कि जो एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स थे वो एक ग्रुप में खुद ही आ जाएंगे या खुद ही आ गए थे। जैसे ये और ये एक ग्रुप में है तीनों, तो उसने कहा कि इन तीनों की जो खसूसियात हैं, जो आदात हैं, ठीक है, जो खूबियाँ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब की एक जैसी हैं। इस ग्रुप में भी जितने भी, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब की खसूसियात आपस में सेम होंगी, इनकी सेम है, इनकी सेम है, इनकी सेम है। तो ये इसने यहाँ पे बात की थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से हम कर लेते हैं जी, रशियन केमिस्ट मेंडलीफ अरेंज द नाउन एलिमेंट 63। उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स थे इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो उसने किस तरह से उनको तरतीब दिया अपने टेबल के अंदर, जिस तरह से उनके एटॉमिक मास बढ़ रहे थे। इसका 5 था पहले पे, 10 था दूसरे पे, 15 था तीसरे पे, ठीक हो गया। और इसी तरह 20 था, और इसी तरह 25 था, और इसी तरह 30 था। जिस तरह ऑनवर्ड बढ़ रहे थे उसने क्या किया, उनके एटॉमिक मासेस को इस तरह लिख लिया इन हॉरिजेंटल रोज। और वो ये कह रहा है कि उसने जितना भी किया कि कतारों की शक्ल के अंदर लिखा है। कतारें आप समझ जाते होंगे, रोज़ को कहते हैं, ठीक है। रोज़ का मतलब यहाँ पे कतारें, ये देखें इस तरह से उसने क्या किया, इस कतारों की शक्ल में उसने तरतीब से लिखता गया। जिसका एटॉमिक मास कम उसको पहले, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, इस तरह ऑनवर्ड उसने लिख लिया इन हॉरिजेंटल रो, कतारों में। और कतारों को उसने पीरियड कहा। सो डैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, और वो एलिमेंट्स जिनकी खसूसियत एक जैसी थी, वर इन द सेम वर्टिकल कॉलम, वो एक कॉलम के अंदर आ गए। यानी कि वो वाले एलिमेंट्स जिनकी खसूसियात एक जैसी थी, जैसे इन सब की खसूसियात एक जैसी थी, इन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी, वो एक कॉलम में आ गए, एक ग्रुप में आ गए। इन सब की खसूसियात एक जैसी थी, ठीक है, जैसे ये भी पानी में हल हो जाता है, ये भी, ये सारे एक कॉलम में आ गए, ये वो बता रहे। उसके बाद फिर वो ये कह रहा है दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। और इस अरेंजमेंट को जो मेंडलीफ ने की, ठीक है, इसको उसने नाम दिया जी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। सिंपल पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। ये आपको 2 नंबर की ना एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि जी मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल क्या, तो आपने सिंपल यहाँ पे लिख देना ये वाली डेफिनेशन मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की। इसके अलावा उसने और भी दिया हुआ, ये भी आप कर सकते हो। ही पुट फॉरवर्ड द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक लॉ। उसने भी पीरियोडिक लॉ की शक्ल के अंदर अपनी डेफिनेशन को बयान किया। मतलब इस बात का मतलब ये है कि उसने अपने जो ये डेफिनेशन थी इसको मज़ीद एक्सप्लेन किया कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका मतलब ये था कि जितने भी एलिमेंट की खसूसियात है वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर। जिस तरह से उनके एटॉमिक मासेस तरतीब में बढ़ते हैं, इसी तरह उनकी जो खसूसियात हैं वो भी चेंज होती रहती है। तो यहाँ तक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तब भी बेस्ट है, और अगर यहाँ तक कॉल्ड पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ तक अगर आप कर लेंगे तो तब भी ठीक है। आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको जल्दी से जी उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, उनको मैं आप जल्दी से करवा देता हूँ जी। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल मेरे साथ ही हैं। तो यहाँ से जी उर्दू मीडियम वाले आप यहाँ से कर लें। 1864 में बरतानिया का जी कीमियादान था न्यूलैंड, उसने ऑक्टिव लॉ की सूरत में अपने मुशाहदात पेश किए। और इसने मुशाहिदा किया कि अगर एलिमेंट्स को इनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से तरतीब दें, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी है कि एटॉमिक मासेस को इस तरह से तरतीब देना है कि वो इस तरह बढ़ रहे हों सारे, तो फिर उसने यही कहा है। तो फिर क्या होगा, तो इस ग्रुप के, जिस ग्रुप का नाम इसने ऑक्टिव रखा है, जिसमें 8 एलिमेंट आते हैं, तो ऑक्टिव के जो 8वें एलिमेंट की कीमियाई खसूसियात थी इस ऑक्टिव के पहले एलिमेंट के साथ मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा कि जो ऑक्टिव के 8वें एलिमेंट की खसूसियात थी वो इस एलिमेंट की पहली खसूसियात थी, यानी कि पहले एलिमेंट की जो खसूसियात थी वो इसके 8वें एलिमेंट की खसूसियात से मिलती हैं। तो यही उसने ये कहा है, ठीक है। और यहाँ तक आप कर लें तो तब भी ठीक है। यानी 1864 से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बनती है न्यूलैंड के ऑक्टिव्स की, उर्दू मीडियम वालों की। अब हम बात कर लेते हैं जी यहाँ पे जी इसकी डेफिनेशन। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल उर्दू मीडियम वाले। रूस के कीमियादान मेंडलीफ ने उस वक्त तक मालूम शुदा सिर्फ 63 एलिमेंट्स उसने दरियाफ्त किए। और किस तरह से उन एलिमेंट्स को लिखा, उफ़की कतारों में।
और कतारों में किस तरह लिखा, बढ़ते हुए एटॉमिक मासिस के लिहाज से, यानी कि जिसका एटॉमिक मासिस पहले थोड़ा है उसको पहले नंबर पे, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है दूसरे नंबर पे, इस तरह तीसरे नंबर ऑनवर्ड उसने कतारों में लिखा है। देखें कतारों में लिखा हुआ एलिमेंट्स को, साथ उनके एटॉमिक मासिस भी बढ़ रहे हैं, तरतीब से उसने लिख लिया। इस तरह एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स एक ही कॉलम में आ गए। उसने कहा वो एलिमेंट्स जिनकी खसूसियात एक जैसी थी, जैसे ये खसूसियात इनकी एक जैसी थी, ये एक ही कॉलम में आ गए। एलिमेंट्स की इस तरतीब को, ये जो तरतीब अभी मैंने आपको दिखाई है, इस तरतीब को उसने जी पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। आपको शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल लिख दें, तो आपने सिंपल उसको लिख देना है। इसके अलावा वो आपसे पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में एक अलग क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर ही आपने पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले भी अगर आपसे पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पूछे तो आपने ये सारी डेफिनेशन लिख देनी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। इसने अपने काम के नतायज को पीरियोडिक लॉ की शक्ल में पेश किया। जब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो कानून बना दिया। इसने यही कहा कि एलिमेंट की खसूसियात इनके एटॉमिक मासिस के पीरियोडिक फंक्शन है। इस बात का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स है दुनिया में, आपने उनको एटॉमिक मासिस के लिहाज से तरतीब देना है, तो आपके पास एक पीरियोडिक फंक्शन बन जाएगा। यानी एलिमेंट की खसूसियात उनके एटॉमिक मासिस के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, यहाँ तक। अगर आपसे वो पूछता है कि जी पीरियोडिक फंक्शन क्या है, तब भी आपने ये मेंडलीव वाली सारी डेफिनेशन लिख देनी है यहाँ से। ठीक है, अगर आपसे पूछता है जी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या है, तब भी आपने सारा लिखना है। इसके अलावा अगर आपसे वो न्यूलैंड ऑक्टिव्स के बारे में पूछता है, तो मैंने ये आपको बड़े अच्छे से जो कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, तो आपको बार बार समझा रहा हूँ कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आएंगे आपके एफएससी नहीं हो सकती। एफएससी के अंदर भी आपको पता है केमिस्ट्री है, लेकिन उसकी बेसिक्स ही हैं। तो इसलिए आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि रट्टा कम लगाएं और कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखें। पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से एंड तक देखें। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, खाली वीडियो मत देखा करो, इस तरह दिल टूट जाता है, और दिल एक ही है। ठीक है, तो बार बार टूटेगा तो अच्छा भी नहीं लगता ना, कितना को टूटेगा, आगे टूटा हुआ है, महंगाई ने तोड़ा हुआ है, और बहुत सी चीज़ें। बहरहाल ये एक अलग इशू है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाकी आप बड़े अच्छे स्टूडेंट हो, सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो नहीं भी सब्सक्राइब करें, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट में जो है ना सपोर्ट करें जी। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।